प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपनी जो क्लास होगी ये गुप्त साम्राज्य की कला और स्थापत्य के बारे में बात होगी। इससे पहले अपन ने गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था करी है, आर्थिक व्यवस्था करी है, धार्मिक व्यवस्था करी है, सामाजिक व्यवस्था करी है। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो व्यवस्था है कला और साहित्यिक व्यवस्था की तो बात अपन ने पहले कर ली। अब कला और स्थापत्य के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए कला और स्थापत्य में क्या क्या विकास हुआ गुप्त काल के अंदर। तो कला और स्थापत्य, कला व स्थापत्य, कला और स्थापत्य की अपन बात करेंगे। देखिए मंदिर निर्माण है, मंदिर निर्माण शैली है ये नागर शैली में विकसित हुए मंदिर। नागर शैली के अंदर, नागर शैली में मंदिरों का विकास हुआ। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से मंदिर बने। वैसे मंदिर निर्माण शैली की जो शुरुआत है ये गुप्त काल में होती है। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर और दशावतार मंदिर है झांसी यूपी में, झांसी यूपी के अंदर। देवगढ़, देवगढ़ ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है और सर्वाधिक सुंदर मंदिर भी है। सर्वाधिक सुंदर, गुप्त काल में सर्वाधिक सुंदर मंदिर भी इसे कहा जाता है। 2 नंबर पे अपन बात करें तो भित्तरगांव, भित्तरगांव कानपुर, कानपुर यूपी, कानपुर यूपी में लक्ष्मण का मंदिर है। लक्ष्मण का मंदिर है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है, ईंटों से निर्मित मंदिर है। भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। मेहराबों का प्रयोग है ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उदयगिरी का मंदिर। उदयगिरी का मंदिर, और उदयगिरी का मंदिर है विदिशा एमपी में, विदिशा एमपी के अंदर। ये देखिए यह विष्णु मंदिर है, यह विष्णु मंदिर है जिसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित है। वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर, ये है शेरपुर एमपी के अंदर। नेक्स्ट है बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, ये है नागोद एमपी के अंदर। नेक्स्ट है तिगवा का विष्णु मंदिर, और तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर एमपी के अंदर। नेक्स्ट है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये है पन्ना एमपी के अंदर। नेक्स्ट है सांची का मंदिर, और सांची का मंदिर है, सांची का मंदिर इसे मंदिर संख्या 17 कहा जाता है, 17 कहा जाता है। ये गुप्तों का प्रारंभिक मंदिर है। गुप्तों का क्या है? प्रारंभिक मंदिर है सांची का मंदिर। देखिए ये अपन बात कर रहे हैं गुप्तों की कला और स्थापत्य में, और कला और स्थापत्य में अपन बात कर रहे हैं
तो देखेंगे मंदिर निर्माण के बारे में। तो मंदिर निर्माण के बारे में देखें तो दशावतार मंदिर है, कहाँ पर है, झांसी यूपी के अंदर देवगढ़ में बना हुआ है। भारत का पहला शिखरयुक्त मंदिर है और गुप्तों के काल में बना हुआ सर्वाधिक सुंदर मंदिर भी कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब अपन बात करते हैं तो देखिए भीतरगांव का कानपुर का मंदिर है, ये लक्ष्मण का मंदिर है, ईंटों से बना हुआ है और भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग इसी मंदिर में हुआ। देवगिरी का मंदिर विदिशा एमपी के अंदर है, यह विष्णु का मंदिर है जिसमें विष्णु को वराह अवतार में दिखाया गया है। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर है, शीरपुर का एमपी में बुमरा का शिव मंदिर है, नागौद एमपी में तिगवा विष्णु का मंदिर है, जबलपुर एमपी में नाचना कुठार का मंदिर है, पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में और सांची का मंदिर है। इसे मंदिर संख्या 17 कहा जाता है और गुप्तों का प्रारंभिक मंदिर है। यहाँ से डेफिनेट रूप से एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है इन मंदिरों में से। ये मंदिर पूछ लिए जाते हैं कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन से मंदिर की कौन सी विशेषता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये मंदिरों के संदर्भ में बात हुई आपकी। अब बात करेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला की बात करें अपन तो मूर्तिकला में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं ये देखें। मूर्तिकला, मूर्तिकला है मूर्तिकला देखें, मूर्तिकला की शुरुआत है कुषाण काल में हुई है, कुषाण काल में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मूर्तियों, गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण कालीन नग्नता का लोप हो गया। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मूर्तियों में वस्त्रों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है गुप्त काल के अंदर बुद्ध की 3 मूर्तियां बनी। 3 मूर्तियां कैसी कैसी है, सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की, मथुरा में खड़े हुए, सुल्तानगंज बिहार यहाँ पर भी खड़ी बुद्ध की मूर्ति है, 7.5 फीट की है। नेक्स्ट है गंगा व यमुना की मूर्तियां हैं, यह भी गुप्त काल में बनी। नेक्स्ट अपन देखेंगे दैहिक सौंदर्य के स्थान पे, दैहिक सौंदर्य के स्थान पे आध्यात्मिक सौंदर्य ये प्रकाश में आया। नेक्स्ट है मथुरा की बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति है, इसके अंदर देखिए क्या विशेषता है, कंधों पर संघाटी डाले हुए, कंधों पर संघाटी है, बाल घुंघराले हैं, प्रभा मंडल है, ध्यान मुद्रा में है और चेहरे पर मुस्कान है। ये है मथुरा की मूर्ति की विशेषता। अब है सुल्तानगंज बिहार के अंदर जो खड़ी बुद्ध की मूर्ति है, खड़ी बुद्ध मूर्ति, इसकी विशेषता देखें आप,
आ, बाएं हाथ में संगाटी सोल, संगाटी तथा दायां हाथ अभय मुद्रा में, दायां हाथ अभय मुद्रा में है। यह अत्यंत सजीव व प्रभावशाली मूर्ति है, अत्यंत सजीव व प्रभावशाली मूर्ति है। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ है, इसमें देखिए बैठे बुद्ध की मूर्ति है। यहां पर बुद्ध को धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिखाया है। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में किसे दिखाया साहब? बुद्ध को दिखाया है। देखिए गुप्तकालीन मूर्ति कला की बात करें तो मूर्तियों के अंदर शुरुआत है कुषाण काल करता है। गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता का क्या हो गया था? लोप हो गया था और मूर्तियों के ऊपर वस्त्रों का प्रयोग होने लगा था। यानी कुषाण काल के अंदर मूर्तियां जो थी उसमें कामुकता थी, नग्नता थी, लेकिन गुप्त काल में आते आते यहाँ के शरीर के ऊपर है ये मूर्तियों में वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया। नेक्स्ट अपन देखिए गुप्त काल में बुद्ध की 3 मूर्तियां हैं। सारनाथ में बैठे हुए, मथुरा में खड़े हुए, सुल्तानगंज के अंदर खड़ी मूर्ति है 7.5 फीट की। अच्छा, मूर्ति कला में देखें तो गंगा व यमुना की मूर्तियां बनने लगी, यानी प्रकृति का मानवीकरण हुआ। नेक्स्ट अपन देखें दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्यता दिखाई देती है। कहाँ? गुप्तकालीन मूर्तियों में। अब मथुरा है, मथुरा की जो मूर्ति है बुद्ध की खड़ी मूर्ति है मथुरा के अंदर। यहाँ पर देखिए कंधों पर क्या है? कंधों पर संगाटी डाले, कंधों पर सोल डाल रखा है, बाल घुंघराले हैं। मूर्ति यानी गर्दन के पीछे प्रभामंडल दिखाया गया, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। ये बुद्ध की प्रतिमा जो है उसकी विशेषता है। नेक्स्ट दोनों पर भी देखिए सुल्तानगंज बिहार, यहाँ पर भी क्या है? खड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति है सुल्तानगंज बिहार के अंदर 7.5 फीट की। इस मूर्ति की विशेषता बाएं हाथ में संगाटी, यानी बायां हाथ है, इस पे सोल है, दायां हाथ अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में है और अत्यंत सजीव प्रभावशाली मूर्ति है। कौन सी? सुल्तानगंज वाली। सारनाथ की जो मूर्ति है, सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है और ये मूर्ति है ये कैसी दिखाई गई है? धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिखाई गई है। तो इन मूर्तियों से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीनों की तीनों मूर्तियों की विशेषताएं मैंने आपको बताई है, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद देखें आगे, देखिए मूर्ति कला की बात होगी। मूर्ति कला के बाद में अपन चर्चा करेंगे तो चित्रकला की चर्चा करेंगे। देखिए चित्रकला की अपन बात करते हैं तो चित्रकला है। चित्रकला में अपन देखेंगे तो आपका अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं हैं कहां पे साहब? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। छोटे एग्जामों में तो यही पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफा है कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? खोज ये की थी 1824 के अंदर सर जेम्स अलेक्जेंडर। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी। कुल इसके अंदर जो गुफा हैं ये हैं 29 और इन गुफाओं का जो संबंध है ये किससे है? बौद्ध धर्म से है साहब, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट अपन देखिए वर्तमान में केवल 6 गुफा ही इसके अंदर शेष बची हैं और हैं कौन कौन सी वो? 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये शेष बची हैं, बाकी खंडर के रूप में हैं। देखेंगे इसका जो निर्माण हुआ है, इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व
प्रथम ईसा पूर्व द्वितीय दूसरी से 7वीं सदी तक इनका क्या हुआ है, ये निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में ये जो गुफाएं हैं ये हीनयान संप्रदाय की थी। बाद में महायान धर्म का भी इसके ऊपर प्रभाव है, ये दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे 16वें 17वीं गुफाओं का उत्कीर्णन 5वीं सदी के अंतिम चरण में वाकाटक नरेश का मंत्री है हरिसेन, इसके द्वारा करवाया गया था। 16वीं गुफा अजंता के विहारों में सबसे सुंदर है। नेक्स्ट देखिए, 16वीं गुफा है, इसमें बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा में यानी पैर लटकाए हुए बनी है, एक चित्र बना है। अधिकांश जो चित्र हैं ये जातक कथाओं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अजंता के अंदर जो चित्र हैं ये फेस्को तथा टेम्पेरा दोनों विधियों से चित्र बनाए गए हैं, नेक्स्ट है गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ये बड़ा प्रसिद्ध है। विद्वानों ने यह चित्र बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी का बताते हैं। नेक्स्ट देखिए चित्रकला की बात करें तो यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। खोज 1824 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। भी कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं। इसके अंदर 29 गुफाएं हैं, ये दर्शाई गई हैं इसके अंदर। इसका संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। वर्तमान में कुल 6 गुफाएं ही शेष बची हैं, जिनमें से 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये गुफाएं हैं, ये प्रसिद्ध हैं और शेष बची हुई हैं, बाकी सब खंडर हो चुकी हैं। निर्माण है यानी इसके अंदर जो चित्र हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। निर्माण है इसका ईसा पूर्व 2री से 7वीं सदी में हुआ निर्माण। इन गुफाओं का प्रारंभ में ये गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित थी, लेकिन बाद में इनका प्रवेश महायान में भी होता है। 16वीं से 17वीं जो गुफाएं हैं, इस पे जो उत्कीर्ण चित्र हैं ये 5वीं सदी के अंतिम में वाकाटक नरेश के मंत्री हरिसेन ने करवाया था। 16वीं गुफा जो है ये अजंता के विहारों में सबसे सुंदर है। 16वीं गुफा में बुद्ध की प्रलंपाद मुद्रा में एक चित्र है, यानी पैर लटकाए हुए बुद्ध का चित्र बना है। अधिकांश चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं। अजंता के अंदर जो चित्र हैं फेस्को और टेम्पोरा दोनों विधि से बनाए गए हैं। 16वीं गुफा के अंदर एक चित्र है मरणासन राजकुमारी का।
और विद्वानों ने यह चित्र बुद्ध के भाई की पत्नी सुंदरी का बताया है। तो ये कुछ बातें थी अजंता की गुफाओं में। और भी देखिए, और भी इंपॉर्टेंट बातें बनेगी अजंता की गुफाओं में। नेक्स्ट देखिए भी अजंता की गुफाओं में, देखिए गुफा संख्या 17 की अपन बात करें। गुफा संख्या 17, अजंता की गुफा संख्या 17 में बात करें तो इसे चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला कहते हैं। यह यहां पर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं के चित्र हैं भी। नेक्स्ट है 17 गुफा में ही माता व शिशु नामक चित्र है, यह प्रमुख है। यहाँ पर जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं सर्वाधिक जो हैं ये 17वीं गुफा में चित्र मिलते हैं। और यहाँ पर कोई सम्राट है जो सुनहले हंस से बातें कर रहा है। विद्वान है ये, बुद्ध को बताते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रथम व दूसरी गुफा। इसमें देखें आप क्या इंपॉर्टेंट बात है साहब। प्रथम व दूसरी गुफा के अंदर यहाँ पर फारस राजदूत का स्वागत करते हुए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया है। नेक्स्ट देखिए प्रथम गुफा, इसमें बोधिसत्व पदम पाणी अवलोकितेश्वर का सुंदर चित्र है। यहाँ पर मार विजय यानी कामदेव का चित्र भी है। नेक्स्ट देखिए 9वीं व 10वीं गुफा देखिए सबसे प्राचीन है। इसके अंदर राजकीय जुलूस का चित्र यहाँ पर अंकित है। राजकीय जुलूस का चित्र यहाँ पर अंकित है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक बार देखें अजंता की गुफा नंबर 17 है। इसे चित्रशाला कहते हैं। इस चित्रशाला के अंदर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं के चित्र हैं। इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर माता व शिशु का एक बड़ा ही अच्छा चित्र है। यहाँ पर जातक कथाओं से संबंधित सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। इस गुफा के अंदर कोई सम्राट है जो सुनहले हंस से बातें कर रहा है, ये चित्र भी दर्शाया गया है। पहली और दूसरी गुफा है, इसके अंदर फारस का राजदूत है। इसका स्वागत करते हुए चालुक्य शासक किसको दिखाया गया है? पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। प्रथम गुफा है, इसके अंदर बोधिसत्व पदम पाणी अवलोकितेश्वर का सुंदर चित्र है। और दूसरा चित्र है मार विजय का चित्र यानी कामदेव का चित्र। 9वीं व 10वीं गुफा है। 9वीं व 10वीं गुफा सबसे प्राचीन है।
और राजकीय जुलूस का चित्र है, ये यहाँ पर प्रमुख चित्र है। 9वीं 10वीं गुफा का चित्र, राजकीय जुलूस का चित्र है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन तो यहाँ पर है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं में, बाघ की गुफाएं बाघ की गुफाएं, ये देखिए एमपी, धार एमपी में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई। इन गुफाओं के चित्र धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 4 व 5 गुफा में, 4 व 5 गुफा में भित्ति चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर की गुफा है, इससे पांडव गुफा। तीसरे नंबर की गुफा है, इसे हाथी खाना। चौथे नंबर की गुफा है, इसे रंग महल। और 5वें नंबर की गुफा है, इसे पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करें स्तूप, तो स्तूप है गुप्तकालीन दमेख का स्तूप, सारनाथ में है। और सारनाथ के अंदर ही अपन बात करें तो सारनाथ में राजगृह की जरासंध की बैठक, जरासंध की बैठक का भी एक प्रमुख चित्र है। देखिए अपन बात करें बाघ की गुफाएं, धार एमपी में है, कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई। इन गुफाओं के चित्र धार्मिक न होकर क्या है, लौकिक जीवन से संबंधित है। चौथी व 5वीं गुफा के भित्ति चित्र सबसे सुरक्षित हैं। दूसरी गुफा को पांडव गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल, 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। दमेख का स्तूप है, यह गुप्तकालीन है। और राजगृह की जरासंध की बैठक का चित्र है, यह भी प्रमुख चित्रों में गिना जाता है। तो ये बात हो गई आपकी चित्रकला से संबंधित, चित्रकला से संबंधित। आप देखेंगे यहाँ पर जो है गुप्तों का विज्ञान है, ये देखेंगे अपन। विज्ञान के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी। विज्ञान, गुप्तों का विज्ञान, देखिए विज्ञान में देखें पर आर्यभट्ट का जन्म है, यह है पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में हुआ। आपको पता पटना में है। ये महान गणितज्ञ वह ज्योतिषी था। देखिए आर्यभट्ट है, इसने आर्यभट्ट ने प्रथम बार ज्योतिष को गणित से क्या किया, अलग किया। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने शून्य व दशमलव पद्धति की खोज की। शून्य व दशमलव पद्धति की खोज की। पाई का मान बताया। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल तथा अपनी दूरी पर घूमती है, अपनी दूरी पर घूमती है, और इसी कारण क्या होते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। इनकी जो पुस्तक है ये है आर्यभट्टियम और दूसरी पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आर्यभट्टियम है, आर्यभट्टियम 121 श्लोक हैं इसके अंदर आर्यभट्टियम में, और आर्यभट्टियम के जो खंड हैं ये 4 हैं। कौन कौन से? गीतिपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। ये इसके 4 भाग हैं आर्यभट्टियम की पुस्तक के। नेक्स्ट है आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट का सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया इसने, सूर्य केंद्रित सिद्धांत इसने दिया। अब अपन बात करते हैं वराह मिहिर। तो वराह मिहिर के बारे में देखिए। वराह मिहिर, वराह मिहिर में देखें उज्जैन में इनका जन्म हुआ। जन्म कहां हुआ साहब? उज्जैन के अंदर इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य थे। खगोल व ज्योतिष का ज्ञान था। रचना इनकी तो अपन देखें कौन कौन सी है। एक तो है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। दूसरी पुस्तक है वृहत जातक, एक है वृहत संहिता और एक है लघु जातक। पंच सिद्धांतिका है ये इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, खगोलीय ग्रंथ है ये, खगोल का ग्रंथ है साहब ये। नेक्स्ट है वृहत संहिता है, इसके 5 भाग हैं। 5 भाग हैं कौन कौन से? एक तो है पैतामय, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है पोलिश, चौथा है रोमक और 5वां है सूर्य सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं इसके। देखें भी। नेक्स्ट है इनके अंदर जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये सूर्य सिद्धांत है। और सूर्य सिद्धांत में इसने वर्ष का मान दिया है, वर्ष का मान कितना बताया? 365 दिन 12 मिनट और 36.6 सेकंड एक वर्ष का मान बताते हैं। नेक्स्ट देखिए वृहत संहिता है, ये जो ग्रंथ है ये भारतीय संस्कृति का कोश है, भारतीय संस्कृति का कोश है। और आपका जो है वृहत जातक, इसे विश्व विज्ञान व कला का विश्व कोश कहते हैं। विज्ञान व कला का विश्व कोश जो है ये कौन सा है? वृहत जातक। देखेंगे अपन विज्ञान की बात करें। आर्यभट्ट है, जन्म कुसुमपुर पटना में, महान गणितज्ञ, महान प्रथम बार इन्होंने ज्योतिष को गणित से क्या किया? अलग किया।
शून्य व दशमलव पद्धति की खोज की। पाई का मान बताया 22/7। सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम के अंदर 121 श्लोक हैं और ये 4 खंडों में बटी हुई है। गीतिपाद, गणितपाद, कालक्रियापाद, गोलपाद। आर्यभट्ट का जो सिद्धांत था ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर हैं ये ग्रह हैं, ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में वराहमिहिर की बात करें, जन्म उज्जैन में हुआ। यह खगोल शास्त्री था और ज्योतिषी था। रचना की बात करें तो पंच सिद्धांतिका इनकी रचना है, वृहत जातक इनकी रचना है, वृहत संहिता इनकी रचना है, लघु जातक इनकी रचना है। जिसमें देखेंगे वृहत संहिता है, इसे भारतीय संस्कृति का कोश कहते हैं, और वृहत जातक है इसे वृहत जातक को भारतीय विज्ञान व कला का विश्वकोश कहते हैं। विज्ञान व कला का विश्वकोश तो कौन सा है? वृहत जातक। विज्ञान व कला का विश्वकोश वृहत जातक, और वृहत संहिता है ये भारतीय संस्कृति का कोश है। इसके बाद में ये चारों की चारों पुस्तकें हैं। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये पंच सिद्धांतिका है, और पंच सिद्धांतिका है ये खगोल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके 5 भाग हैं। एक तो पैतामह, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा पोलिस, चौथा रोमक और 5वां सूर्य। पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। ये इन 5 सिद्धांतों के अंदर सबसे प्रमुख सिद्धांत है ये सूर्य सिद्धांत है। इस सूर्य सिद्धांत के अंदर वराहमिहिर ने एक वर्ष का मान बताया, यानी वर्ष के अंदर वर्ष का पूरा मान बताया। 365 दिन 12 मिनट और 36.6 सेकंड होते हैं, ये एक वर्ष के अंदर होते हैं। किसके अनुसार? वराहमिहिर के अनुसार। आगे देखिए भी, विज्ञान चल रहा अपना। आगे देखिए, विज्ञान के अंदर वराहमिहिर की अपन ने बात कर ली। अब बात करें नागार्जुन की। नागार्जुन देखिए बौद्ध विद्वान था। नागार्जुन रस चिकित्सा का आविष्कार किया। रस चिकित्सा का जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है पारे की भस्म की प्रक्रिया का आविष्कार किया, या इसका भी जनक है। इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में देखिए रस रत्नाकर, नवनीतकम और प्रज्ञा परिमित्र सूत्र या प्रज्ञा पारमित्र सूत्र नामक इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अब बात करें अपन ब्रह्मगुप्त। भीनमाल राजस्थान में जन्म हुआ, जालौर के अंदर। ये गणित व ज्योतिष से संबंधित थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने स्वभाव से अन्य चीजों को खींचती है या खींचती है। यानी सीधी सी बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं ये देखिए
ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, ये इनके क्या थे, प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद में देखिए शालीहोत्र। शालीहोत्र है, यह है अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ का रचनाकार है, घोड़ों के उपचार से संबंधित था। नेक्स्ट है सुश्रुत। सुश्रुत की रचना है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ये एक शल्य चिकित्सक था, शल्य चिकित्सा से संबंधित था सुश्रुत। और कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर निपुण था। इसे संज्ञाहरण, इसे संज्ञाहरण का पितामह यानी फादर ऑफ एनीस्थीसिया, फादर ऑफ एनीस्थीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वांग भट्ट, इसने अष्टांग संग्रह है, वह अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ लिखे, दोनों चिकित्सा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है धन्वंतरी, ये आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है और इनकी जो रचना थी ये थी निघटु, रचना थी निघटु। देखिए साहब, नागार्जुन की बात करें, बौद्ध विद्वान था, रस चिकित्सा का जनक था, यानी सोना चांदी पारा तांबा लोहा आदि की भस्म बना करके और दवाओं के अंदर उनका प्रयोग किया इसने, इससे रस चिकित्सा कहते हैं। तो रस चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, नागार्जुन को। पारे की भस्म बनाने की प्रक्रिया का भी आविष्कारक कौन है, नागार्जुन है। ग्रंथ इसके हैं रस रत्नाकर, नवनीतकम, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। नेक्स्ट अपन बात करें तो ब्रह्मगुप्त है, भीनमाल जालोर में इसका जन्म हुआ, गणितज्ञ और ज्योतिषी था। सर्वप्रथम इसने बताया कि पृथ्वी है ये अपने स्वभाव से अन्य चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो ये सिद्धांत हो गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी भारत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला जो पहला व्यक्ति है ये कौन है, ब्रह्मगुप्त है। इसे भारत का न्यूटन कहते हैं। रचना देखेंगे तो इसकी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है और खंड खाद्य इसकी पुस्तक है। अब बात करें शालीहोत्र की, इसने अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, घोड़ों की बीमारी से संबंधित। सुश्रुत है, ये इसने सुश्रुत संहिता लिखी, यह शल्य चिकित्सक था, यानी जो ऑपरेशन करते हैं उसका डॉक्टर था। कॉस्मेटिक सर्जरी में निपुण था ये। इसे संज्ञाहरण का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ एनेस्थीसिया, यानी जो सुन्न की दवाई होती है उसका जनक है भारत के अंदर, वो कौन है, सुश्रुत है। वांग भट्ट है, इसने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय नामक ग्रंथों की रचना की जो चिकित्सा ग्रंथ हैं। धन्वंतरी है, ये आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और इनकी जो रचना है ये कौन सी है, निघटु नामक इनकी रचना है। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं तो आपका है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य या भास्करादित्य, जन्म है बीजापुर, प्राचीन भारत के आखिरी गणितज्ञ हैं, आखिरी गणितज्ञ। इनकी रचना है साहब सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती,
बीजगणित। बीजगणित तो देखिए भास्कराचार्य, इसी को कई विद्वान भास्करादित्य भी कहते हैं। जन्म बीजापुर में हुआ था। प्राचीन भारत का अंतिम गणितज्ञ माना जाता है, आखिरी गणितज्ञ माना जाता है। रचना इनकी है सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणित। लीलावती इनकी प्रमुख पुस्तक है, गणित की पुस्तक है। तो ये गणितज्ञ थे प्रमुख, जो भारत के आखिरी गणितज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये प्रमुख बातें हो गई गुप्त काल के अंदर कला की, स्थापत्य की और गुप्तकालीन विज्ञान की बातें हो गई। इसके बाद में अपन गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। धन्यवाद।